हेलो स्टूडेंट, स्पेस जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश सर। आज आपकी क्लास रिवीजन की अगली। आज थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, टेक्निकल समस्याएं हैं, लाइट ख़राब हो गई हैं, दिक्कत कर रही हैं, इसलिए कहीं हो सकता है कि ब्राइटनेस क्लियर ना हो, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें। बाकी कल मैकेनिक बुला के लाइट सही कराई जाएंगी, उसके बाद अगली वीडियो पढ़ेंगी। आइए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली क्लास में अगर मैं बात करूं तो हमारा पहला क्वेश्चन जो रहेगा, बाकी का आपको मालूम ही है कि डेली हमारी क्लासेस जो पढ़ रही हैं वो रिवीजन की पढ़ रही हैं। एसएससी का पेपर तो बहुत छोटी वैल्यू है, कोई ज़्यादा बड़ा एग्जाम नहीं है, बहुत छोटी पोस्ट है। उसका सारे क्वेश्चन जो है आपको रिपीट के यहाँ यो के तो मिलेंगे एग्जाम में, आप देख ही रहे होंगे। अब आइए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम देखते हैं पहला एसएससी का क्वेश्चन क्या कहता है। भाई देखिएगा मेरे साथ ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1837 में पहली बार ब्राही लिपि को समझा था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ब्राही लिपि है, लिपि का मतलब आप जानते होंगे, लिपि का मतलब होता है भाषा को जिसमें लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं, यानी भाषा को जिसमें लिखा जाता है उसे लिपि कहा जाता है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। और अगर मैं लिपि की बात करूं, जैसे ब्राही लिपि है या आरामजायक लिपि है, या मान लो कि देवनागरी लिपि है, खरोष्ठी लिपि है, ऐसे बहुत सारी लिपियां हैं। अगर मैं बात करूं ब्राही लिपि का, तो ब्राही लिपि का सबसे पहले अपने अवलेखों में सबसे पहले अशोक ने प्रयोग किया था, और इस लिपि को सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति जो था वो था जेम्स परसेप्ट, ये वाला व्यक्ति। निम्नलिखित में से किसने 1837 में पहली बार ब्राही लिपि को समझा था? तो जेम्स परसेप्ट ने समझा था। इसने अशोक के अवलेखों को पढ़ा था, और अशोक के अवलेख ब्राही लिपि में लिखे हुए हैं। अवलेख का मतलब होता है जो पत्थर पे लिखे हुए शिलालेख या अवलेख, पत्थर पे जो लेख लिखे जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा किलोमीटर के लगे रहते हैं, उन्हीं को अवलेख या शिलालेख कहते हैं। या यो मान लो कि प्राचीन समय की जो चीज़ खुदाई के दौरान मिली और उन पर जो चीज़ें, जो भी नाम चीज़ें लिखे हुए हैं या कुछ भी अंकित है उन पत्थरों पर, टुकड़ों पर, उसी को अभिलेख कहा जाता है। और भारत में सबसे पहले इन अभिलेखों को लिखने का काम सम्राट चक्रवर्ती अशोक ने किया था, जो मौर्य वंश का तीसरा शासक था। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक, चौथा कुणाल, और अंतिम मौर्य डायनेस्टी का जो रूलर था वो बृहद्रथ था। बृहद्रथ हम आगे बताएंगे। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा कौन था भाई? जेम्स परसेप्ट था। जबकि जॉन मार्शल ये सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के समय इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सर्वे ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड थे। और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, आपने पढ़ाई होगा 1921 में। और अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करें तो 1862 में इन्होंने सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले बताया था। बाकी जेम्स परसेप्ट इट इज आंसर करेक्ट, जो कि जिसने 1837 में सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को या अशोक के अवलेखों को जो ब्राही लिपि में थे सबसे पहले पढ़ने का काम किया था। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, चलेंगे मेरे साथ। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं भाई क्या कह रहा है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथ, और वो क्या है? बिंदुसार किसका पुत्र था? इसका मतलब बस क्वेश्चन इतना पूछा गया। बाकी का ये एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है जो जनवरी 2017 की थर्ड पाली में पूछा है। और इस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है कि बिंदुसार जो एक रूलर था, जो शासक था मौर्य डायनेस्टी का, वो किसका पुत्र था? तो आप याद रखिएगा, मैंने आपको आज की ऑफलाइन की क्लास में पढ़ाया है कि मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य माना जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो लड़का था वो बिंदुसार था। बिंदुसार के बारे में बता दूं, इसके जन्म के समय माथे पर एक बिंदु आई थी, इस तरीके से बिंदु, और इसलिए इसका नाम बिंदुसार पड़ा। और बिंदुसार इतिहास का पहला शासक है जिसका जन्म ऑपरेशन यानी कि सर्जरी के थ्रू हुआ था या ऑपरेशन के द्वारा हुआ। इसकी मां का नाम सुभद्रांगी था। और अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था। और इसी बिंदुसार का लड़का कौन होगा? अशोक। बिंदुसार किसका पुत्र था? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसके आगे आप चाहें तो मौर्य भी लिख सकते हैं, मौर्य। तो किसका बेटा था? चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था। तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, चलिए। तीसरे प्रश्न की ओर आप मेरे साथ देखेंगे क्या कह रहा है तीसरा प्रश्न। देखेंगे तीसरा प्रश्न कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का शासक था? आप एक चीज नोटिस कीजिएगा। देखिए, मैंने आपको आज बताया था कि हमारा काम है जो एग्जाम में डेट माना जाता है उसे पढ़ना। अगर आपको याद हो रहा हो तो मैंने आपको बताया था कि एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया है, सॉरी एसएससी में क्वेश्चन आया है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 से माना है। देखिएगा आप, ये खुद एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है जो 2017 में पूछा है। और जरा देखिए 322 से
काउंट किया है इसका टाइम पीरियड। तो मेरा काम, मुझ पर पूरा ट्रस्ट करें, मेरा पहला काम है आपको बिल्कुल करेक्ट बताना। बहुत सारे लोग यहाँ 322 की जगह 323 रख देते हैं, जो बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट है। आप देखिए 22 मानता है एग्जाम, और वही मैंने आपको आज बताया था, आपको ध्यान होगा। अगर नहीं ध्यान आ रहा हो तो सोचिए जरा। देखिए क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य, इसमें क्या पूछ रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व किस वंश का शासक था? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्या बताइए? मौर्य वंश का था, मेवाड़ वंश का था, गुप्त मुगल वंश का था, पेशवा वंश का था? तो हमने आज ही बताया है मौर्य वंश का था। और मौर्य का नाम मौर्य क्यों पड़ा? मैंने आपको बताया था, इनका राज की चिन्ह मयूर था, और मयूर से ही इनका क्या पड़ गया था भाई? मौर्य पड़ गया था। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, चलिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर मेरे साथ देखिएगा क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहां गुजारे, मतलब कहां गुजारे? काशी में गुजारे, पाटलिपुत्र में गुजारे, उज्जैन में गुजारे, सरवड़ बेलगोला में गुजारे? याद करिए। अगर आपको पता हो तो मैंने आज ही आपको बताया है 298 बीसी में, 298 बीसी में जैन गुरु या जैन साधु, आज ही बताया था, भद्रबाहु, याद करो, भद्रबाहु के साथ, कुछ याद आ रहा है या नहीं? के साथ जीवन के अंतिम दिनों में, जीवन के अंतिम दिनों में ये कहां चला गया था? कर्नाटक, सिरवड़ बेलगोला में। यहां इसी को मैसूर कहते हैं। और यहां इसने किस विधि के द्वारा? संलेखना, जो कि जैन धर्म की विधि है, संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राणों को त्यागा था। आप जरा याद कीजिए, याद करिए जरा। और ये एकमात्र इतिहास का शासक है, एकमात्र हिस्ट्री का ऐसा राजा है जिसने अपने प्राणों को इस प्रकार त्यागा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिरवड़ बेलगोला, यानी कि कर्नाटक सी। एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2016 का सेकंड पाली का क्वेश्चन है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है? मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे, बाकी का टेंशन न लें। आइए देखते हैं। राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी? क्वेश्चन देखिएगा, यानी ये पूछ रहा है कि बताइए, व्हाट वाज द नेम ऑफ किंग अशोका डॉटर whom a appointment to carry out the duties of a Buddhist missionary? यानी पूछ रहा है कि राजा अशोक ने अपनी किस बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए छोड़ा? स्टूडेंट, मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगा अशोक, तब बताऊंगा। हालांकि क्वेश्चन आ गया तो देखेंगे। राजा अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा, ये उसकी बेटी थी संघमित्रा, और इसका एक बेटा भी था, याद रखिएगा, पुत्र, और जिसका नाम था महेंद्र। महेंद्र स्टूडेंट, पुत्री और पुत्र दोनों को इसने श्रीलंका बौद्ध धर्म के लिए प्रचार प्रसार हेतु भेजा था। प्रचार प्रसार के लिए भेजा था, यानी कि बेटी का नाम क्या था? संघमित्रा, और लड़के का क्या नाम था? महेंद्र। और याद रखिएगा स्टूडेंट, बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा, बौद्ध धर्म सर्वाधिक इसी के शासनकाल में फैला था। किसके में जरा बताइएगा? इसी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में सबसे ज्यादा डेवलप्ड हुआ। जो बुद्धिज्म में सबसे ज्यादा जो डेवलप्ड हुआ था वो अशोक के टाइम पीरियड में हुआ था। और इसने अपनी बेटी और अपने बेटा दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेज दिया था कि जाओ विदेशों में प्रचार करो। चूंकि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अपने आप को बौद्धिस्ट घोषित कर दिया था, जबकि अशोक प्राइमरी स्टेज, आई वुड लाइक टू से कि अशोक
पहली अवस्था में वैष्णव धर्म को भगवान विष्णु का उपासक था, लेकिन कलिंग युद्ध का उसमें जब इतना एक तरीके से लोगों को मारा गया, लोगों के साथ इतना एक अत्याचार हुआ, तो उसका हृदय, इसका दिल मोम की तरह पिघल गया और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, जिसके बारे में हम आपको कल ऑफलाइन क्लास में पढ़ाएंगे। आगे सुनते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर 2 करोड़ रुपए का ये रहा। चलिए भाई, 2 करोड़ रुपए का प्रश्न ये रहा। पैसा आपको देंगे पुष्पेंद्र कल। चलिए अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? द कैपिटल ऑफ द मौर्यन किंगडम वाज लोकेटेड एट। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? जरा बताइएगा। पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी, गया। कितना प्यारा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का पूछा है। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। देखिए कितना प्यारा प्रश्न है। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का बर्थ, जन्म। गया में गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त, आपको ध्यान होगा, मैंने आपको पढ़ाया है। वैशाली याद करिए, शिशुनाग ने राजधानी बनाई थी मगध की। शिशुनाग नागवंश का फाउंडर, इसने राजधानी बनाई थी। कहां की स्टूडेंट? मगध। मगध कहां पड़ता? जरा प्यार से मुस्कुरा कर जरा बताइए आंसर। पाटलिपुत्र की अगर बात करें तो यह आंसर करेक्ट है। यही मौर्य डायनेस्टी में कैपिटल थी, पाटलिपुत्र, जिसका नाम पटना है आज। और पाटलिपुत्र का जो फाउंडर है, जो संस्थापक है, माफ कीजिएगा, जो संस्थापक है वो स्टूडेंट हर्यक वंश का संस्थापक, सॉरी माफ कीजिए, हर्यक वंश का तीसरा शासक उदयन था। उदयन, जिसके अगर फादर की बात करें, पिता की, तो उदयन के पिता का नाम अजात शत्रु था। अजात शत्रु के पिता का नाम बिम्बिसार, जो हर्यक वंश का फाउंडर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जरा 1 सेकंड रुक जाएंगे। हाँ, ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा जूम कर दें जिससे कि आप लोगों को क्लियर दिखे। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथ। चाणक्य को डैश नाम से भी जाना जाता है। देखेंगे आप, चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? राजशेखर, तेजस्वी, कौटिल्य, वात्स्यायन। ऑनलाइन एसएससी CHSL में क्वेश्चन है, जरा ये क्लियर करते हैं। अगर हम चाणक्य की बात करें तो चाणक्य का नाम चाणक्य क्यों पड़ा? इनके पिता का नाम महर्षि चाणक्य था, इसलिए इनका नाम चाणक्य पड़ा। कौटिल्य भी इन्हें कहते हैं। कौटिल्य का स्टूडेंट मतलब होता है तेज बुद्धि वाला, कुटिल बुद्धि वाला या तेज बुद्धि वाला, कौटिल्य कहलाता है। इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त, और इनका नाम अजय भी मिलता है क्योंकि बहुत योग्य थे, योग्यता के कारण इनका नाम अजय भी दिखाया है। अब देखिएगा जरा आप, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। क्या होगा, लगाओ आंसर अपने आप। कौटिल्य करेक्ट। आगे बढ़ जाए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, आप मेरे साथ देखते चलें, चिंता ना करें। जब तक मैं हूं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी, समझ रहे हैं? मैं आपके साथ परछाई बन के खड़ा हूं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा, क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा मुस्कुराकर एक कमेंट कर दीजिए जिससे कि आपका, मैं भी इंतजार कर रहा हूं और आपको पता होना चाहिए, आपका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, तो आप थोड़ा सा कमेंट करते रहें जिससे कि मुझे पता रहे कौन कौन किस किस की समझ में, कौन कौन इससे संतुष्ट है, समझ पा रहा है। इसलिए निम्नलिखित में से कौन पहला शासक जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए अपना संदेश पत्थर की सतहों, प्राकृतिक चट्टानों और पॉलिश किए गए स्तंभों पर उत्कीर्ण किया था? आप देख पा रहे होंगे
क्या है इसका क्वेश्चन? देखिए अगला क्वेश्चन देखें। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूलर टू इंस्क्राइब his message to his subjects and officials on stone surface, natural rocks and polished pillars? ऐसा कौन सा शासक है जिसने अपने इंफॉर्मेशन, अपने मैसेज, अपना ऑफिशियल वर्कआउट पत्थरों के टुकड़ों पर लिख कर लोगों तक पहुंचाया, लोगों तक संदेश पहुंचाया? तो आपको पता होना चाहिए प्राचीन इतिहास में, एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले अवलेखों को लिखने वाला पहला व्यक्ति जो पत्थरों के टुकड़ों पर लिखने वाला वो था, जो अपने लेखों को जो प्रजा तक पहुंचाता था, उसका नाम है अशोक, द ग्रेट अशोका। तो क्वेश्चन का आंसर होगा अशोक। बिंबिसार की स्टूडेंट बात करें तो यह हर्यक वंश का फाउंडर, इसके समय कोई अवलेख नहीं लिखे गए। बिंदुसार की बात करें, ये अशोक का फादर यानी कि अशोक का पिता, इसके समय भी कोई अवलेख नहीं लिखे गए। और चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का फाउंडर, मौर्य वंश का संस्थापक, और इसके समय में भी कोई अवलेख नहीं लिखे गए। लेकिन अशोक ने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि में अवलेखों को लिखा था और 14 इसके अवलेख हैं। और इसके अवलेख सभी के सभी ज़्यादातर, माफ़ कीजिएगा, ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और इसके अवलेखों को सबसे पहले पढ़ने का काम जेम्स प्रसेम्प, मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन भी आया था, जेम्स प्रसेम्प ने सबसे पहले किया था वर्ष 1837 में। तो आंसर इसका क्या करेक्ट हो जाएगा? अशोक तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलते हैं। आप देखते रहें बस। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया। वेरी गुड, एसएससी CHSL बहुत जबरदस्त। आज सिलेक्शन तो यूं होगा आपका, टेंशन ना लें। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्या वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, कौटिल्या वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, बताइए कौटिल्य किसके प्राइम मिनिस्टर थे? दिमाग लगाइए। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक के, या चंद्रगुप्त मौर्य के, या कनक के? बताइए। तो बता दूं, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। जरा याद करिए, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, जरा याद करिए। हालांकि अशोक नहीं, कौटिल्य, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। हालांकि चाणक्य बिंदुसार के भी प्रधानमंत्री रहे हैं, आपको पता होगा। तो चाणक्य किसके प्राइम मिनिस्टर थे? चंद्रगुप्त मौर्य के और बिंदुसार के। आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? क्या बताइए फटाफट फटाफट फटाफट, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य। सी आंसर, इट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट देखिएगा मेरे साथ। थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन आ गया है, लेकिन डोंट वेरी, देख लेते हैं, कल पढ़ाएंगे। निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। समझने बात को? इसका मतलब यह है कि सम्राट अशोक जो था, भाई अशोक के बारे में बताएं तो अशोक का जन्म जो हुआ था, अशोक के जो पिता का नाम था वो बिंदुसार नाम था। अशोक की माता का नाम जो मिलता है वो क्या था, जरा बताइए क्या नाम था? सोचिएगा और मुझे कमेंट करके बताना। तो अशोक शुरुआत में वैष्णव धर्म का अनुयायी था। वैष्णव धर्म, भगवान विष्णु की पूजा करता था। लेकिन 261 BC में जब अशोक ने कलिंग, वार ऑफ कलिंग लड़ा, कलिंग का युद्ध, तो कलिंग का युद्ध जो लड़ा था वो कलिंग जगह आपको पता होना चाहिए उड़ीसा में है। उड़ीसा, उड़ीसा में कलिंग पड़ता है। और कलिंग का राजा उस समय था नंदराज। स्टूडेंट ये कहा जाता है अशोक ने कलिंग के युद्ध में लगभग 1 लाख लोगों को मारा और लगभग 1 से 1.25 लाख लोगों को बंदी बनाया। आप बताइए, इतने लोगों को कोई मारेगा तो क्या उसका दिल नहीं दुखेगा? क्या उसके अंदर भावनाएं नहीं पिघलेंगी? क्या उसके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा? क्या वो अपने आप में घृणा नहीं करेगा? क्या वो अपने आप में गिल्टी फील नहीं करेगा? क्या अपने आप में वो घुटेगा नहीं? तो अशोक को थोड़ा सा
उसके नेचर में, उसके अपने व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन दिखा, और परिवर्तन दिखने के बाद अशोक ने साफ कह दिया, अब मुझे ऐसे धर्म को, अब मुझे ऐसे रिलीजन को, अब मुझे ऐसी परंपरा को, अब मुझे ऐसे सिस्टम को अपनाना है, यूज करना है, जिसमें लोगों की भलाई की बात हो, मानव समाज की बात हो, किसी का शोषण ना हो, किसी का दमन ना हो, किसी का उन्मूलन ना हो, किसी का हनन ना हो, बल्कि सभी का सम्मान हो। और वो केवल बौद्ध धर्म में था। इसलिए अशोक ने अपने भतीजे उपगुप्त एक इसका भतीजा था, अशोक ने अपने भतीजे उपगुप्त से, चूंकि उपगुप्त उस समय बौद्ध भिक्षु था, उससे दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद 261 बीसी में कलिंग युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो आंसर हो जाएगा, बताइए, बक्सर के युद्ध के बाद। अरे मेरे भाई, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, अशोक कहाँ से आ गया? कलिंग का युद्ध 261 बीसी में हुआ, हालांकि यही आंसर करेक्ट है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप। तराइन का युद्ध 1191 में हुआ, तो आंसर हो जाएगा करेक्ट, वार ऑफ कलिंग, कलिंग वार। ठीक है, करेक्ट। SSC MTS 13 अक्टूबर 2021 को क्वेश्चन आया है। चलिए भाई अगला देखते हैं। जुड़ते रहेंगे आप सभी का, मुझे सभी के सहयोग की मुझे सख्त नीड है, और मैं आपसे क्या बोलेंगे, अपेक्षा करता हूं आप मुझे अपना कोऑपरेशन देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कलिंग का युद्ध वर्ष में हुआ था। कलिंग वार वाज फाट इन द ईयर, किस वर्ष हुआ कलिंग का युद्ध? बताइए, सिंपल सी बात है यार, 261 बीसी या 261 ईसा पूर्व। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट। CHSL SSC CHSL 2017 का फर्स्ट पाली का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलेगा अगला क्वेश्चन। समझ में आ रहा भाई? टेंशन मत लो, मैं ना आपको छोड़ के जाने वाला नहीं हूं, मैं धोखे देने वालों में से नहीं हूं। आप यकीन मानो, आपको धोखा नहीं मिलेगा, यकीन मानिए, ट्रस्ट मी, प्लीज ट्रस्ट मी। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। हमें किसी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, जो हमारा बहुत रियल भी है बहुत, कि सर आंसर दिखते हैं, नहीं दिखेंगे आंसर। देखिए एक क्वेश्चन आ गया था ना, तो इसलिए वो मैंने थोड़ा रफ कर दिया, कोऑपरेट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? आइए, अशोक के शिलालेखों पर मैंने आपको बताया था ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। अशोक के जितने भी शिलालेख थे, शिलालेख जानते हैं, शिला का मतलब पत्थर, पत्थर पर लिखे हुए लेखों को क्या कहते हैं? शिलालेख। तो हम यहाँ लिख देते हैं, पत्थरों पर लिखे लेख। और सबसे पहले शिलालेखों को इसी ने प्रयोग किया था, अशोक ने। ठीक है, 14 इसके कुल शिलालेख मिलते हैं, 14। इसके बारे में हम कल अपनी हिस्ट्री में पढ़ाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट? ब्राह्मी लिपि। और ये भी SSC ऑनलाइन स्नातक CGL का क्वेश्चन है भाई, CGL का 2016 का। अगला देखते हैं क्वेश्चन। ओ फिनिश, अगले सभी क्वेश्चन फिनिश हो गए। इतना ही मटेरियल था। अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात तो ये स्टूडेंट, आज थोड़ा सा देख ही लीजिएगा, थोड़ा लाइट का ऐसा ही है ना, है क्या कि वो लाइट थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, तो इसलिए जल नहीं पाई। तो पहली बात तो ये है कि हमारी क्लास रेगुलर रहेगी, आप ट्रस्ट कर सकते हैं मुझ पर। कहीं भी मैं धोखा नहीं दूंगा, भागूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, कोई छुट्टी नहीं करूंगा, कहीं कुछ नहीं। कल थोड़ा सा यार आप जानते हो संडे था, पढ़ाया भी था, उसके बाद बहुत 2-3 सब फर्नीचर मैंने ऑफलाइन में भी पहुँचाया, और फिर ऐसे ही थकान हो ही गई थी, तो कल मैं क्लास नहीं डल पाया, इसके लिए सॉरी, रियल में सॉरी। और अब मेरी रेगुलर क्लास रहेंगी। आप डेली, यार यकीन मानिए, आप डेली थोड़ा लगे रहेंगे ना, तो 4-5-6 महीने में बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा, सच में बहुत इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहें। और IAS देखिए, मैं आपको बता दूं, IAS वालों के लिए भी, PCS वालों के लिए भी कोई स्टूडेंट हो, इसका मैं अलग से बहुत जल्दी कोर्स बनाऊंगा, इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। और कोई एक आध दो स्टूडेंट PhD के बारे में भी पूछ रहे थे कि सर PhD के बारे में क्या होता है, तो उनको मैं बता दूं, PhD में कोई कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल है। PhD इज अ सिंपल एग्जाम,
बिल्कुल टफ नहीं है। नेट जेआरएफ एक एग्जाम होता है, पीजी करने के बाद होता है, बहुत 1 साल में 2 बार एग्जाम होता है, और जेआरएफ निकल गया तो आपको स्कॉलरशिप 40-50 हज़ार रुपये पर मंथ मिलती है। पीएचडी कर सकते हैं, पीएचडी करने के बाद श्योर डिग्री कॉलेज में लेक्चरर पोस्ट मिलती है। थोड़ा सा बस प्रोसेस होता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है बाकी का। अरे यार पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, पोस्ट भी तो बड़ी है। बाकी ये मैं नहीं कह सकता होगा नहीं, श्योर हो जाएगा, आप लगे रहें। बाकी सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, मेरा सभी के लिए प्यार। आप सभी आराम से पढ़ें, आगे बढ़ें, और मुझे कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी और आपको कैसा समझ में आ रहा है। बाकी का याद रखिएगा, हर पल जोश में रहना है, हर पल आपको एक स्फूर्ति में रहना है, कोई आलस नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, जय हिंद। अगली क्लास कल, बाकी मॉर्निंग में हमारी सुबह ऑफलाइन बैच चलेगा ही। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करें, और स्टूडेंट ऑफलाइन में अपने साथ जरूर लेके आएँ, जरूर ऑफलाइन में। याद रखिएगा, कल कुछ जो एक बात बता दूं, कल मेरे सामने आप जो एक स्टूडेंट लेके आएगा, मैं उसको मानूंगा कि हाँ इसने मेरी यूट्यूब वाली बात को माना और इसने अपनी कमेंट को पूरा किया। ठीक है, ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं।